हाय एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। चैप्टर 2 को हम स्टार्ट कर चुके हैं। सेकंड सेशन है जिसमें टाइप ऑफ सेट्स को जानेंगे के लिए एज अ वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताते चलूँ कि इससे रिलेटेड तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फाद हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आकर इसके प्लेलिस्ट पर पहुँचेंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन की वीडियोज़ मौजूद है विद ईज वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कॉन्टेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, वो तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग फाद हुसैन CS blogspot.com पर मौजूद है, जहाँ पर आने के बाद इन तमाम चीज़ों को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। लिहाजा आप मेरे चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें आसानी के साथ सीख सकें। तो टाइप ऑफ सेट में हमारे पास जो सेट्स हैं वो डिफरेंट नेम्स के हैं जिसको हम इन फ्यूचर सेट ऑपरेशन पे भी इस्तेमाल करेंगे। तो इन तमाम का विद एग्जाम्पल समझना बेहद ज़रूरी है। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, सबसे पहले हमारे पास यही दो हैं। तो इनकी बेसिक नेम से ही हमें डेफिनेशन समझ में आ रही है कि एक ऐसा सेट जो फाइनाइट यानी काउंटेबल एलिमेंट को कंटेन करता हो और एक ऐसा सेट जो अनकाउंटेबल नंबर को, एलिमेंट्स को या ऑब्जेक्ट को कंटेन करता हो, वो क्या है? इनफाइनाइट सेट है। तो फाइनाइट सेट को सेट बिल्डर नोटेशन पे फॉर्म करने का तरीका कुछ यूँ है कि हमारे पास एक सेट मौजूद है S जो बिलोंग करता है X एलिमेंट को सच दैट X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। और उसके बाद उसके इंटरवल डिफाइन हो रही है कि X की वैल्यूज 50 to 70 के दरमियान है। तो इसका मतलब है कि जो भी नंबर्स यहाँ पर आ रहे होंगे वो काउंटेबल होंगे। इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सेट बनाऊँ V के नाम से जो कंटेन करता हो इंग्लिश वॉवल कैरेक्टर्स को, तो वो क्या होंगे? A, E, I, O एंड U। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये काउंटेबल एलिमेंट्स हैं। इनफाइनाइट सेट जो कि इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट की बहुत सारी एग्जांपल हो सकती है। सेट ऑफ द ऑल इवन नंबर्स, सेट ऑफ द ऑल प्राइम नंबर, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर एंड सो ऑन। तो वो तमाम के तमाम इनफाइनाइट होंगे। इसी तरह के एग्जांपल्स में जो सेट बिल्डर नोटेशन मौजूद है वो एक सेट S से रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें X एलिमेंट है सच दैट X बिलोंग्स टू अ रियल नंबर एंड X इज ग्रेटर देन 10। तो X ग्रेटर देन 10 का मतलब है 11 टू ऑनवर्ड, जो कि कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। तो ये इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड वन, सबसेट, वेरी इंपॉर्टेंट सबसेट, क्योंकि ये दो टाइप्स में डिफाइन है और इसकी एग्जांपल्स और इसको हम इन फ्यूचर भी यूज़ कर रहे होंगे तो उसका समझना बेहद ज़रूरी है। देखें, अगर हमारे पास एक सेट, पहले एग्जांपल से समझते हैं। एक सेट है हमारे पास X, ठीक है, जिसमें एलिमेंट क्या मौजूद है? मैं जूम करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 मौजूद है। और दूसरा सेट है हमारे पास Y जिसमें मौजूद है 1 2। क्या ये 1 2 सेट X में मौजूद है? जी हाँ है। तो मैं कहूँगा कि Y इज अ सबसेट ऑफ X। इसी तरह से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और सेट है Z जो कि कंटेन करता है 1 2 3 4 5 6 एंड दैट्स वन। तो इसका मतलब ये हुआ कि Z भी सबसेट है X का। क्यों? क्योंकि इसमें भी वही एलिमेंट है जो इसमें मौजूद है, 1 2 3 4 5 6, और इसमें भी 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से 1 2 भी इसका सबसेट हुआ और 1 2 3 4 5 यानी सेम एलिमेंट भी इसके सबसेट होंगे। इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका यह है कि अगर X एक सबसेट है किसका? Y का, तो मैं X के बाद इस तरह से एक साइन बनाऊंगा और उसके बाद Y लिखूंगा। यहां पर ये जो सबसेट का साइन है, इसे याद करने का तरीका कुछ यूं है कि लेस देन इक्वल को याद करें। क्यों? क्योंकि X वो सेट होगा जो या तो Y के बराबर होगा या Y से कम होगा। कैसे? देखो, जब मैं Y की बात कर रहा था तो 1 2 था, तो वह X से कम था। लेकिन अगर मैं इक्वल की बात करूं, X और Z दोनों इक्वल आ गए ना, तो इसका मतलब ये कि सबसेट की ये प्रॉपर्टी है कि उसमें जिसको सबसेट आप मान रहे हैं वो या तो दूसरे वाले के बराबर हो या उससे कम एलिमेंट सेम रखता हो जो उस सेट में मौजूद है। दैट्स अ बेसिक एग्जांपल ऑफ द सबसेट। तो पहले एग्जांपल में यही चीज बताई गई, लेकिन दूसरी एग्जांपल में वो चीज बताई गई जो मैं Z से यहाँ पर मैंने अभी समझाया है। देखो, X के अंदर है 1 2 3, Y में 1 2 3, बोथ आर सेम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ हेयर Y इज अ सबसेट, नॉट अ प्रॉपर सबसेट, ठीक है। अब ये प्रॉपर सबसेट क्या है ये मैं आगे स्लाइड पे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी हम इस चीज को इग्नोर करते हैं, अभी हम सिर्फ सबसेट ही याद रखते हैं। अब इस सबसेट को हम किस तरह से प्रेडिकेट लॉजिक में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखो, प्रेडिकेट लॉजिक्स में मैंने यहाँ पर बताया कि हमारे पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो यूनिवर्सल क्वांटिफायर। इस यूनिवर्सल क्वांटिफायर के आगे ब्रैकेट मौजूद है और कहा जा रहा है X बिलोंग्स टू A, यानी X यानी पहले जो सेट में जितने एलिमेंट हैं वो सेट A से बिलोंग करते हैं और दूसरे में जो है वो B सेट से बिलोंग करते हैं और इनके दरमियान क्या है? इम्प्लीकेशन मौजूद है, यानी ये इम्प्लाइज करेंगे। तो जब मैं इस तरह से नोटेशन बनाऊंगा तो ये नोटेशन रिप्रेजेंट करेगी सबसेट को, राइट, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रॉपर सबसेट की तरफ, जिसकी एग्जाम्पल अभी नीचे आ रही थी, जिसको मैंने अभी कहा था कि हम नेक्स्ट पे देखेंगे। प्रॉपर सबसेट, देखो बेसिक फर्क ये है प्रॉपर में और सिंपल सबसेट में कि प्रॉपर में कभी भी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं हो सकते। यानी जब मैं साइन यू बना रहा था X इज सबसेट ऑफ Y,
तो यहाँ पर इक्वल साइन भी मौजूद था। अब आप बनाओगे x प्रॉपर सबसेट ऑफ y, तो इसका मतलब ये हुआ कि x में जो एलिमेंट होंगे वो y के बराबर नहीं हो सकते, बल्कि हमेशा कम होंगे जो दोनों में सेम हो। ठीक है, दैट्स अ बेसिक डेफिनेशन। इसकी एग्जांपल देख लो, x में 1 2 3 4 5 6 मौजूद है, लेकिन y पे 1 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं 1 2 के साथ रहूंगा तो ये प्रॉपर सेट भी हो सकता है और सबसेट भी हो सकता है, लेकिन सबसेट होने के लिए जरूरी है कि जब मैं सेम एलिमेंट के साथ भी करूं तो भी वो उसको फुलफिल कर रहा हो, लेकिन प्रॉपर सेट में ऐसा नहीं होगा। प्रॉपर में हमेशा लेस देन ही एलिमेंट आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर y जो है वो x का सबसेट है। प्रेडिकेट लॉजिक में आप इसे रिप्रेजेंट किस तरह से कर सकते हैं, अगर आप देखें तो ये वो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो आपके किसका है, सबसेट का है। और उसके बाद दोबारा अगर आप देखो तो दोबारा से सबसेट के नोटेशन को यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन x नॉट बिलोंग्स टू a के साथ, और इन दोनों के दरमियान एंड ऑपरेशन हो रहा है, जबकि यहाँ पर ऑल वैल्यू ऑफ x मौजूद है, लेकिन यहाँ पर कुछ सम वैल्यूज ऑफ x मौजूद है जिसके बेस पर सबसेट यहाँ पर प्रोड्यूस हो सकेगा, क्योंकि हमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स के काउंट नहीं चाहिए बल्कि लेस देन चाहिए। तो यही वजह है कि इनके दरमियान एंड ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पर इंप्लाइज के साथ जबकि यहाँ पर एंड के साथ। एंड द फिफ्थ वन इज अ यूनिवर्सल सेट। नेम से ही हमें समझ में आ रहा है कि एक ऐसा सेट जो कि यूनिवर्सल यानी तमाम ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स को कंटेन करता हो। It's a collection of all elements in a particular context or application. All the sets in the context or application are essentially subset of this universal set. Subsets are represented as capital U. तो बहुत सारी एग्जांपल हो सकती है। अगर मैं एनिमल्स एक सेट की बात करता हूँ तो ये एक यूनिवर्सल सेट है जिसे मैं यू से रिप्रेजेंट करूंगा। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, मैमल्स आ सकते हैं, इंसेक्ट आ सकती हैं, फिशेस आ सकते हैं, बर्ड्स आ सकते हैं। तो ये तमाम के तमाम क्या होंगे, सबसेट होंगे किसके, यू के। और यू क्या है, एनिमल्स, जिसको मैं यूनिवर्सल सेट कह रहा हूँ, यानी एक ऐसा सेट जो कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप के फॉर्म को रिप्रेजेंट करता हो, मैं उसे यूनिवर्सल सेट कहूंगा। एम्प्टी और नल सेट हमारे पास 6 टाइप है। ऐसा सेट जो कि एम्प्टी वैल्यूज को कंटेन करता हो और उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि या तो आप 5 बनाएं इस तरह से, या फिर आप इस तरह से कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। तो इस तरह से हम नल या एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप सेट बिल्डर नोटेशन देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक सेट S है जो x एलिमेंट को कंटेन करता है सच दैट x बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, और जो उसके इंटरवल बताई गई है 8 और 7 के दरमियान, यानी 7 और 8 के दरमियान। और अगर मैं डेसिमल की बात करूं तो 7 8 के दरमियान कोई नंबर ही नहीं आता, क्योंकि हम डिस्क्रीट की बात कर रहे हैं, डिस्क्रीट नंबर की। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कोई भी वैल्यूज को कंटेन नहीं करेगा, तो 5 से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया। तो ऐसे सेट को हम एम्प्टी या फिर नल सेट कहते हैं। सिंगलटन सेट या फिर यूनिट सेट, एक ऐसा सेट जिसमें एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट आ रहे हों, उसे मैं सिंगलटन या फिर यूनिट सेट कहूंगा। सिंगलटन सेट और द यूनिट सेट contains only one element and that is denoted by small s। कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी नंबर्स आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो सेट के एलिमेंट हो। तो मैंने एक सेट बनाया है यहाँ पर कैपिटल एस के साथ, क्योंकि सेट का नाम कैपिटल से लिखते हैं। यहाँ पर स्मॉल एस का मतलब है एलिमेंट। तो x को वो कंटेन करेगा सच दैट x बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, और 7 और 8 के दरमियान अगर आप एलिमेंट देखो तो आपके पास एक ही आएगा, वो 8 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेट जो है वो यूनिट सेट या फिर सिंगलटन सेट है। एंड द नेक्स्ट वन, क्योंकि हम यहाँ पर 6 देख चुके थे तो ये 7th हुआ और ये 8 है, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का क्या मतलब है, देखिए इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट ये दोनों अलग अलग है। इक्विवेलेंट सेट का मतलब ये होता है कि दो सेट्स हों जिसकी कार्डिनैलिटी सेम हो। कार्डिनैलिटीज का मतलब ये है कि उसमें जो काउंट है ऑब्जेक्ट का वो सेम हो। ठीक है, कैसे, एक सेट है हमारे पास A, इसमें मौजूद है 1 to 6, और सेकंड में हमारे पास है 16, 17 एंड 22। बोथ आर नॉट सेम इक्वल बट इक्विवेलेंट इन द सेंस ऑफ द कार्डिनैलिटी। और कार्डिनैलिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि आप मॉड साइन बनाते हैं और A लिखते हैं, और ये रिप्रेजेंट करता है कि एलिमेंट ऑफ द सेट। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3 हैं, और इसमें भी कितने हैं, 3 हैं। तो बोथ आर सेम। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बेस पर मैं अपने इन दोनों सेट्स को कहूंगा कि बोथ सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट। वेयर एज 9th नंबर पे हमारे पास इक्वल सेट है। इक्वल सेट का मतलब ये होता है कि दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, क्वांटिटी के रिस्पेक्ट से भी और वैल्यू के रिस्पेक्ट से भी। कैसे, देखो एक सेट है 1 to 6 के साथ और सेकंड है 6 1 2 के साथ। तो हम बेसिक डेफिनेशन पे ही देख चुके हैं, ये अनऑर्डर्ड और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर भी 1 to 6 है जो कि 3 एलिमेंट है, और यहाँ पर भी 1 to 6 है, अनऑर्डर्ड है, तो क्या हुआ, सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वल सेट है। और उसके बाद अगर मैं प्रेडिकेट लॉजिक की बात करूं तो प्रेडिकेट लॉजिक में इसे हम
बाय कंडीशनल के फॉर्म पर रिप्रेजेंट करेंगे ऑल वैल्यू ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, और इनके दरमियान बाय कंडीशनल फॉर्म होगी, तो हम ऐसे नोटेशंस को इक्वल सेट्स की डेफिनेशन पर फुलफिल होता हुआ देखेंगे। द 10th फॉर्म पे जाने से पहले हमें एक चीज रिकॉल करनी है। जब मैं इक्वालिटी सेट्स की बात करता हूँ, इक्वालिटी का मतलब है इक्वल सेट, ठीक है, इक्वल सेट की बात करता हूँ, तो यहां पर हमें एक चीज समझना है कि जब मैं इक्वल सेट्स को रिप्रेजेंट करता हूं तो उसका प्रेडिकेट लॉजिक ये है, ये चीज़ अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखी, लेकिन इसी चीज़ को इक्विवेलेंस, लॉजिकल इक्विवेलेंस फॉर्म पे भी लिखा जा सकता है। और लॉजिकल इक्विवेलेंस फॉर्म उसका ये होगा कि यूनिवर्सल प्रेडिकेट ऑल वैल्यू ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अगर आप इस पार्ट को थोड़ी देर के लिए कॉल करो ना, तो ये पार्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है, ये पार्ट और इस पार्ट को देखो, दोनों पार्ट सेम है। ये दोनों पार्ट लॉजिकली इक्विवेलेंस में कहाँ देखा है? अगर मैं पीछे जाऊं तो यहां पर हमने इस चीज को देखा था जब मैं सबसेट की बात कर रहा था ना, तो देखो सबसेट में इंप्लाइज मौजूद था, तो इसी सबसेट के नोटेशंस को यहां पर अप्लाई किया है, इस जगह पर और इस जगह पर इक्वालिटीज में, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान क्या इस्तेमाल किया गया है? एंड। क्यों? क्योंकि जब आप इक्वालिटीज ऑफ सेट्स की बात करते हैं तो आप उसे सबसेट के फॉर्म पे भी लिख सकते हैं। कैसे? तो ये जो पूरा ग्रुप यहां पर बनाया गया है, ये एक्चुअली ये दो तरह की चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ये है। क्या? जब अगर मैं ये कहता हूं कि A इज अ सबसेट ऑफ B और साथ ही साथ मैं ये कहूं कि B इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ A, इसका मतलब ये हुआ कि बोथ सेट A इज इक्वल टू B। तो उसका मतलब है A के अंदर जो भी एलिमेंट है और B के अंदर जो एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू द एलिमेंट एंड काउंट बोथ आर सेम। और इसी को लॉजिकल इक्विवेलेंस में इस फॉर्म पर भी लिखा जा सकता है जो अभी हमने यहां पर देखा, ठीक है, दिस वन। तो 9th इक्वल सेट्स को हमने यहां पर देख लिए। इसके बाद हमारे पास आता है 10 नंबर पे ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट क्या है? तो बाय नेम ही हमें समझ में आ रहा है कि एक ऐसा सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट जो है वो दोनों में सेम हो। तो डेफिनेशन पे भी आप देखें लिखा हुआ है 2 सेट्स दैट हैव एट लीस्ट, ठीक है, इसका मतलब है कम से कम, ज्यादा ज्यादा मुख्तलिफ हो सकते हैं, कॉमन एलिमेंट आर कॉल्ड अ ओवरलैपिंग सेट। कैसे? ए में देखो लिखा है 1 2 6 और बी में लिखा हुआ है 6 12 42। तो 6 वो एलिमेंट है जो दोनों में सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन एलिमेंट आर 6, हेंस वी कैन से दैट द सेट्स आर ओवरलैपिंग सेट्स। तो ये दोनों सेट्स क्या कहलाएंगे? ओवरलैपिंग सेट कहलाएंगे। डिसजॉइंट, तो डिसजॉइंट ऐसे सेट्स को कहा जाता है जब आप ओवरलैप को रिवर्स कर लें, जिसमें कोई भी एक एलिमेंट्स जो हैं वो मैच ना कर रहे हो एक दूसरे में। डेफिनेशन कह रही है कि 2 सेट्स A एंड B आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट इफ दे डोंट हैव इवन 1 एलिमेंट इन कॉमन, यानी कोई भी एक कम से कम एलिमेंट भी कॉमन ना हो। तो ऐसे सेट को हम क्या करेंगे? डिसजॉइंट। तो डिसजॉइंट सेट्स की जो है दो ये प्रॉपर्टीज होती है जिसे वो हमेशा फुलफिल करेगा। जब आप दोनों के दरमियान यूनियन इंटरसेक्शन लेंगे तो वो नल आएगा, और जब आप यूनियन के फॉर्म पर ले रहे होंगे तो वो बराबर होगा सेपरेट वैल्यू ऑफ A प्लस सेपरेट वैल्यू ऑफ B के, ठीक है। और इन दोनों की वैल्यू सेम आ रही होगी, जिसके बेस पर मैं कहूंगा कि दो सेट्स जो हैं वो डिसजॉइंट है। कैसे? एग्जांपल देखें, फर्स्ट सेट है 1 2 6 और सेकंड है 7 9 14। दोनों में कोई एलिमेंट नहीं है, सिंगल एलिमेंट भी कॉमन नहीं हो रहा। इसका मतलब ये क्या हुआ कि दोनों डिसजॉइंट सेट्स है। एंड द लास्ट थिंग्स आर हेयर पावर सेट, ठीक है। तो 12 नंबर पे हमारे पास पावर सेट मौजूद है। तो पावर सेट क्या है? अगर आप इसको डेफिनेशन से, एग्जाम्पल से डायरेक्ट समझे तो हमें डेफिनेशन बड़ी क्लियरली समझ में आ जाएगी। तो लिखा हुआ व्हाट इज द पावर ऑफ सेट 0 1 एंड 2। तो पावर सेट इसका कैसे मालूम किया जाएगा? देखिए, पावर सेट्स ये कहता है कि कितने इस सेट के सबसेट्स बन सकते हैं, ठीक है। जब मैं नल की बात करता हूं तो नल इस सेट का भी क्या होगा? सबसेट होगा। यानी जब मैं कुछ भी ना लिखूं इस सेट के लिए तो वो भी इसमें कंटेन करता है। जब कुछ नहीं है तभी तो 0 लिखा गया, 1 लिखा गया और 2 लिखा गया एंड सो ऑन। तो जब मैं इसका पावर सेट बनाऊंगा तो तमाम सबसेट्स के कॉम्बिनेशंस लिखूंगा कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। 5 सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा, फिर मैंने कहा कि 0 भी सबसेट हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है। फिर 0 1 0 2 1 2 एंड 0 1 2 3। तो कितने होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने इसके वो बने सबसेट? वो बने 8। तो मैं ये कहूंगा कि इस सेट की जो पावर सेट है वो है 8। आप इसे आसान से फॉर्मूले से याद कर सकते हैं कि 2 की पावर n, और n का मतलब है जितने एलिमेंट। तो एलिमेंट कितने? 2 की पावर 3, तो ये बराबर आ गया 8। तो यही चीज इसकी क्या है? पावर सेट है। नोट दैट द एम्प्टी सेट एंड द सेट इटसेल्फ आर द मेंबर ऑफ द सेट ऑफ सबसेट्स। यही है, यानी खुद वो पूरा और साथ ही साथ एम्प्टी, ये भी इसके सबसेट्स होते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर सबसेट्स में लिखा गया। तो 13 पे हमारे पास जो है वो कार्डिनैलिटी का कॉन्सेप्ट है।
ठीक है, सॉरी कार्डिस्टेंट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है। कार्डिस्टेंट पे जाने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा जिसको हम टपल्स या टपल कह रहे होते हैं। टपल्स का मतलब होता है ऑर्डर्ड पेयर। जैसे मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ A1, A2, ठीक है, इसी तरह लिखता हूँ मैं A2, A3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से जब वैल्यूज लिखी जा रही हो तो उनको टपल्स फॉर्म कहा जाता है। इन टपल्स फॉर्म को बताने का मकसद ये है कि जब आप किसी दो सेट्स को आपस में कार्डिस्टेंट प्रोडक्ट में यानी मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी वैल्यूज टपल्स पे पेयर्ड फॉर्म पर आती हैं। कार्डिस्टेंट प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि आप किसी दो सेट्स को मल्टीप्लाई करें और उनकी वैल्यूज पेयर्ड फॉर्म पे लिखी जाए। कैसे? देखो, मैंने ए और बी को जब मल्टीप्लाई किया तो हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट दूसरे सेट के इंडिविजुअल एलिमेंट से पेयर्ड फॉर्म पे लिखी जाएंगी। कैसे लिखी जाएंगी? देखो, सेट ए में एलिमेंट है 1 A पहले इसके साथ, फिर 1 B, फिर 1 C। ये 3 पेयर बनेंगे। देखें, 1 A, 1 B, 1 C। फिर 2 A, 2 B एंड 2 C। 2 A, 2 B, 2 C। तो तमाम पॉसिबल पेयर्ड हो गए। तो मैं इस पॉसिबल पेयर्ड के कंप्लीट सेट को कहूंगा कि दैट विल बी द कार्डिस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ द सेट A एंड B। और इसे लॉजिकली या सेट बिल्डर नोटेशंस पे इस तरह से लिखा जा सकता है AB जो कि कार्डिस्टेंट प्रोडक्ट है सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B इज ऑल्सो बिलोंग्स टू B। तो ये दोनों चीजें सेट से बिलोंग कर रही हैं और इनके पेयर्ड यानी टपल फॉर्म पर इन्हें इस तरह से लिखा जा रहा है। The last thing is the cardinality of a finite set A is denoted by bar of A. That's the number of the distant element of a cardinality. अभी हमने देख लिया कि cardinality का मतलब है कि numbers of the elements उसमें कितने, ठीक है। कैसे? अगर मैं एक null set लूँ तो उसमें कितने एलिमेंट है? कुछ भी नहीं। तो उसकी cardinality क्या हुई? 0। इसी तरह से एक सेट है जिसमें लिखा हुआ है 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं तो उसकी cardinality 3 हो गई। नल वैल्यूज, अच्छा, यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जब मैं 5 लिखता हूं इस तरह से और इसी तरह से जब मैं एम्प्टी सेट बनाता हूं तो इसकी कार्डिनैलिटी होगी 0 क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं कर्ली ब्रैकेट इस तरह से बनाऊं और इसमें 5 लिखूं तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक एलिमेंट है, तो लिहाजा इसकी कार्डिनैलिटी 1 होगी। यही चीज को यहां पर दिखाया गया था इस जगह पर, ठीक है, क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर मौजूद है, यही वजह इसका काउंट है। यहां पर कर्ली ब्रैकेट में कोई चीज नहीं है जो कि एम्प्टी रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से सेट ऑफ द इंटीजर इज इनफाइनाइट, तो उसकी कार्डिनैलिटी भी इनफाइनाइट होगी। तो इस तरह से इन चीजों को रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है जब हम किसी सेट्स के फाइनाइट नंबर की कार्डिनैलिटी को लिखना चाहते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी सेट्स, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के सेट्स देखे। होपफुली सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूंगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट सेशन पर हम सेट्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को मज़ीद आगे लेके चलेंगे। सी यू देयर।